वो लंबा चौड़ा आदमी कंबल ओढ़े बड़ी खामोशी से गाड़ी के फर्श पर बैठा था। इस बोगी में टिकट कलेक्टर लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वो इस लंबे चौड़े आदमी के नजदीक आया और बोला, अपना टिकट दिखाओ। इस लंबे आदमी ने जैसे सुना ही नहीं, खामोशी सर झुकाए बैठा रहा। तब कलेक्टर ने इसके कंबल का कोना पकड़कर हिलाया और कहा, भाई टिकट दिखाओ। अब इस लंबे चौड़े आदमी ने अपना सर उठाया और खाली खाली नजरों से टिकट कलेक्टर को देखा, जुबान फिर भी ना हिलाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से टिकट दिखाओ। टिकट कलेक्टर ने जरा सख्त लहजा अख्तियार किया। टिकट? इस लंबे चौड़े आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ भाई टिकट। क्या तुमने कभी टिकट नहीं देखा? ना जी, मुझे तो नहीं मालूम कि टिकट क्या होता है। मैंने कभी नहीं देखा। जरा दिखाएं तो कैसा होता है टिकट। इसके लहजे में बड़ी मासूमियत थी। टिकट कलेक्टर को यह सुनकर गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि किस देहाती से पाला पड़ गया। इसने बराबर बैठे एक मुसाफिर से कहा, जिसका टिकट वो अभी चेक कर चुका था, जरा अपना टिकट इन्हें दिखाना। अब वो तफी के मूड में आ गया था। अच्छा जी। इस मुसाफिर ने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन टिकट ना था। फिर उस मुसाफिर ने अपनी सारी जेबें टटोल ली लेकिन टिकट ना मिला। पता नहीं जी किधर गया। अभी तो मैंने जेब में ही रखा था, मुसाफिर बोला। इस मुसाफिर से मायूस होकर टिकट कलेक्टर ने एक और मुसाफिर से कहा, आप अपना टिकट दिखाएं। इस मुसाफिर ने भी अपनी जेबें टटोली लेकिन टिकट इससे भी ना मिला। इस तरह एक एक करके टिकट कलेक्टर ने सब मुसाफिरों से पूछ डाला लेकिन किसी की भी जेब में टिकट ना निकला। वो जिससे भी टिकट के लिए कहता वो मुसाफिर बस अपनी जेबें टटोल कर रह जाता। फिर टिकट कलेक्टर को ख्याल आया कि इसकी जेब में भी कुछ टिकट पड़े हुए हैं। इसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक एक करके सब जेबें देख डाली लेकिन टिकट ना मिलने थे ना मिले। टिकट कलेक्टर की परेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ऐसी सूरत हाल कभी पैदा ना हुई थी कि पूरी बोगी में एक मुसाफिर के पास भी टिकट ना था, जबकि कुछ देर पहले सब ने अपने अपने टिकट दिखाए थे। ये क्या हुआ जी? आपने मुझे टिकट दिखाया नहीं, इस लंबे चौड़े आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा। इसका चेहरा किसी छिपकली की तरह बिल्कुल जर्द था। टिकट कलेक्टर ने फौरन इसके चेहरे से नजरें हटा ली। इसका चेहरा देखकर जाने क्यों इसे खौफ सा महसूस हुआ। ठहरो, मैं भी दूसरी बोगी से टिकट लेकर आता हूँ। ये कहकर टिकट कलेक्टर दूसरी बोगी में चला गया। इसके जाने के बाद वो लंबा चौड़ा आदमी भी उठा और मुसाफिरों ने इसे दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। 5 मिनट बाद वो टिकट कलेक्टर वापस आया। इसके हाथ में कई टिकट थे लेकिन इस लंबे चौड़े आदमी की जगह खाली थी। किधर गया ये? टिकट कलेक्टर ने इसके करीब बैठे हुए मुसाफिर से पूछा। वो जी दरवाजे की तरफ गया था, इसने बताया। टिकट कलेक्टर दरवाजे की तरफ आया, वहां कोई ना था। इसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। गाड़ी बर्क रफ्तारी से चल रही थी। चलती गाड़ी से उतरने का सवाल ही पैदा ना होता था। टिकट कलेक्टर ने बराबर की बोगी भी छान मारी मगर वो कहीं दिखाई ना दिया। फिर टिकट कलेक्टर वापस आया। अब वो इस बोगी में आया जिसमें बारात सफर कर रही थी। ये बोगी इस बोगी से मुल्हक थी जिसमें वो लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। टिकट कलेक्टर ने सोचा, हो सकता है वो पीछे वाली बोगी में ना गया हो, आगे वाली बोगी में गया हो। जब वो इस बारात वाली बोगी में आया तो मामू फुरकान अपना किस्सा खत्म कर चुके थे और सब दम बखुद बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने इस लंबे चौड़े आदमी के बारे में इन लोगों से इस्तफसार किया। नहीं जनाब, इधर कोई ऐसा आदमी नहीं आया, मामू फुरकान ने टिकट कलेक्टर को बताया। मेरी समझ में नहीं आता वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। क्यों, क्या हुआ? कोई खास मसला हो गया? बड़ा खास मसला है जनाब, मैं तो परेशान हो गया हूँ। टिकट कलेक्टर ने पढ़े लिखे आदमी देखकर सोचा कि इन लोगों को वो तफसील से इस आदमी के बारे में बताए। इन लोगों ने टिकट कलेक्टर को अपने दरमियान जगह दे दी। तब टिकट कलेक्टर ने जो इस पर गुजरी थी कह सुनाई। इसका किस्सा सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। आपने इसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? कुछ देर के बाद मामू फुरकान ने पूछा। नहीं, मैंने इससे सिर्फ टिकट ही मांगा था। फुरकान मामू ने कहा, ये अच्छा हुआ कि आपने इसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, वरना मुश्किल में पड़ जाते। क्यों मामू, क्या हो जाता? इस मरतबा अकबर बोला। जाने क्या हो जाता, मामू फुरकान बोले। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी, टिकट कलेक्टर ने परेशान होकर पूछा। आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वो कौन था? मामू फुरकान ने पूछा। नहीं जी, टिकट कलेक्टर ने कहा, वो जिन था। मामू फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। इस इंकशाफ पर सारे बरातियों की सिट्टी गुम हो गई। टिकट कलेक्टर के जिस्म में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई। वो कपकपाने लगा। इसके मुंह से वो मुश्किल निकला, जिन। फिर यह खबर बड़ी तेजी से गाड़ी में फैल गई कि गाड़ी में जिन आ गया है। गाड़ी में जिन, इस खबर को भी जो भी सुनता कपकपा कर रह जाता। ये खबर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर, फिर एक बोगी से दूसरी बोगी में, यहाँ तक के गार्ड तक पहुंच गई। गाड़ी अपनी बड़ी रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। सर्दी ने और शिद्दत इख्तियार कर ली थी। इस जर्द रू आदमी को पूरी गाड़ी में तलाश कर लिया गया था लेकिन वो कहीं ना मिला। जितने मुसाफिर भी कंबल ओढ़े बैठे या लेटे थे, इन सब के चेहरे अच्छी तरह देख लिए गए थे लेकिन इस छिपकली जैसी रंगत वाले पुरस्कार आदमी का कोई पता न चला। रेलवे पुलिस का अमला जो इस गाड़ी के साथ चल रहा था, इसने टिकट कलेक्टर के साथ अच्छी तरह एक एक डब्बा एक एक मुसाफिर चेक कर लिया था लेकिन वो पुरस्कार बंदा हाथ ना आया था। बारात वाली बोगी में खौफ व हरास फैला हुआ था। खवातीन गाना भूल गई थी और कंबलों और लिहाफों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थी। बोगी के दरवाजे तो बंद थे ही, अब वो दरवाजे भी बंद कर लिए गए थे जो एक बोगी को दूसरी बोगी से मिलाते थे। आधे घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन आने वाला था। लड़कों ने भी ताश खेलने बंद कर दिए थे और अब बिस्तरों में घुसे बैठे थे। रात के 3 बजे थे। गाड़ी किसी सनसनाती गोली की तरह उड़ी जा रही थी। राजदा टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राजदा दूल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20-22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। इसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चले, मैं अकेले नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अरे खौफ किस बात का? राजदा की अम्मी ने उठते हुए कहा, ये मामू खान को तो हर जगह जिन्नात नजर आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी तक जिन भूतों की चक्कर में पड़े हुए हैं। आओ मेरे साथ। राजदा की अम्मी टॉयलेट तक इसके साथ गई। फिर उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा खोला।
आप यहीं खड़ी रहे, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर राजदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद किए एक लम्हा भी ना हुआ था कि राजदा बुरी तरह चीखती हुई टॉयलेट से निकल आई। राजदा की चीख सुनकर अम्मी भी बदहवास हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर राजदा को थाम लिया और परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ? राजदा टॉयलेट से कुछ इस तरह चीखती हुई निकली जैसे इसने कोई बहुत खौफनाक चीज़ देख ली हो। आवाज़ हलक में फंस रही थी। वो बमुश्किल बोली, अम्मी। अरे क्या वो, क्या अंदर कोई चिपकली है? राजदा की अम्मी ने जरा से डांटते हुए कहा, अच्छा मेरा गला तो छोड़ दो, तू मुझसे इस तरह चिमट गई है जैसे अंदर सचमुच दिन देख लिया हो। राजदा छिपकली से बहुत डरती थी। इस वक्त भी जब राजदा चीखती हुई टॉयलेट से निकली थी तो इसकी अम्मी ने यही समझा था कि इसने अंदर कोई छिपकली देख ली है। राजदा की अम्मी ने राजदा को एक झटके से खुद से अलग किया और टॉयलेट की तरफ बढ़ी। अम्मी अंदर ना जाए, वहाँ एक खौफनाक काला बिल्ला है। राजदा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या बकवास कर रही है? जब मैंने दरवाजा खोला था तो वहाँ कुछ ना था। वो आगे बढ़ते हुए बोली, वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। आपने पूरा दरवाजा का खोला। राजदा की अम्मी को गुस्सा आ गया। तूने टॉयलेट जाना है तो जा, वरना मैं वापस जा रही हूँ। वो बहुत खौफनाक है। वो मुझे देखकर इस तरह घुराया है कि आपको क्या बताऊं। राजदा का वो मंजर याद करके दिल धक धक करने लगा। अरे तू मेरा हाथ छोड़, मैं देखती हूँ। ये कहकर अम्मी ने राजदा से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट के दरवाजे को एक मरतबा फिर खोला। अभी उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि अंदर से किसी बिल्ली के गुराने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में कोई ऐसी बात जरूर थी कि राजदा की अम्मी, जो खानदान भर में बड़ी नडर मशहूर थी, इस आवाज़ को सुनकर एक लम्हे को लरस कर रह गई। वो काफ़ी हिम्मत वाली और नडर खातून थी। उन्होंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा धाड़ से दीवार से जा लगा। काला बिल्ला गुर्राता हुआ बाहर आया और उसने दरवाजे पर रुककर राजदा की अम्मी को देखा। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी और पूरा जिस्म कोयले की तरह स्याह था। वो बड़ा जसीम बिल्ला था। इसकी जिसामत किसी छोटे कुत्ते से कम न थी। राजदा की अम्मी ने फौरन इस पर से नजरें हटा ली और इसके सामने से हट गई ताकि वो टॉयलेट से बाहर निकल जाए। राजदा के इस बिल्ले को देखकर दम निकला जा रहा था। वो थर थर कांप रही थी। काला बिल्ला इन्हें देखकर एक बार फिर गुर्राया और तेजी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए राजदा की टांगों से टकराया। राजदा चीख मारकर अम्मी की गर्दन में झूल गई। राजदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी टांगों से कोई लोहे की चीज टकराती हुई निकल गई हो। अम्मी ने इस काले बिल्ले को बोगी के अंदर जाते देखा। फिर उन्होंने मुड़कर राजदा से कहा, जाओ अब टॉयलेट हो आओ। अम्मी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जल्दी से फारिग होकर आओ। राजदा और इसकी अम्मी एक साथ ही कंबल में बैठी हुई थी। कंबल सुखड़ा हुआ सीट पर पड़ा था। राजदा ने बैठने के लिए जैसे ही कंबल उठाया तो इसकी फलक शिगाफ चीखें बोगी में बुलंद होने लगी। वो कुछ इस तरह हड़बड़ाकर पीछे हटी कि अगर अम्मी बर्थ की जंजीर न थाम लेती तो जमीन पर जा गिरती। वो काला बिल्ला कंबल के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। कंबल के उठाते ही इसने जमीन पर छलांग लगाई और बर्थ के नीचे चला गया। राजदा की चीखें सुनकर बराबर के पार्टीशन से अकबर ने ऊपर की बर्थ से छलांग लगाई और खवातीन वाले हिस्से में आ गया। क्या हुआ? इसने अम्मी से पूछा। जाने कहाँ से कमबख्त तक बिल्ला आ गया है, अभी टॉयलेट में था, वहां से बकाया तो हमारे कंबल में घुसकर बैठ गया। अम्मी ने बताया। अब कंबल से निकलकर बर्थ के नीचे जा घुसा है। जिनकी खबर ने पहले खवातीन में दहशत फैलाई हुई थी। सारी खवातीन अपने अपने कोनों में बैठी या लेटी थी। राजदा की दिलदोज चीखों और काले बिल्ले की आमद ने इन्हें और खौफजदा कर दिया। सारी खवातीन ने अपने आप को लिहाफों और कंबलों में अच्छी तरह छुपा लिया था। अकबर ने बर्थ के नीचे झांक कर देखा। बर्थ के नीचे हल्का अंधेरा था। इस हल्के अंधेरे में से एक कोने में बिल्ले की लाल लाल आंखें देखती हुई नजर आईं। फिर इसने गुराने की आवाज सुनी। अकबर ने करीब ही पड़ा हुआ ऊंची एड़ी का सैंडल उठाया और झुककर इस बिल्ले के दे मारा। वो सैंडल इसके सर पर लगा। काला बिल्ला बर्थ के नीचे से गुराता हुआ भागा और अब सामने वाली सीट के नीचे घुस गया। किधर गया? अकबर ने अपना दूसरा जूता हाथ में ले लिया था। इधर सीट के नीचे, एक लड़के ने बताया। अकबर ने इस मरतबा झांक कर देखने के बजाय अंदाजे से जूता फेंक कर मारा। इसकी काली दुम सीट से बाहर निकली हुई थी। इस मरतबा जूता काले बिल्ले के पेट पर पड़ा। वो वहां से फिर गुराता हुआ निकला और इस मरतबा लड़कों वाले हिस्से में एक बर्थ के नीचे चला गया। बोगी में बिल्ले की आमद से अच्छी खासी खलबली मच गई थी। वो बिल्ला जूता खाकर एक सीट से निकलकर दूसरी सीट के नीचे चला जाता। बोगी में मुसलसल किधर गया की आवाजें गूंज रही थी। शोर सुनकर फुरकान मामू उठकर अपने पार्टीशन में बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर गुमसान का रन पड़ा है। हर लड़के के हाथ में एक जूता और नजरें जमीन पर थी। क्या हुआ भाई? मामू फुरकान ने पूछा। एक बिल्ले ने परेशान कर रखा है मामू, अकबर ने कहा। इधर से मारते हैं तो उधर घुस जाता है, वहां से भगाते हैं तो इधर आ जाता है। मारो नहीं इसे, मामू फुरकान ने हिदायत की। ऐसे ही घेर कर बाहर निकाल दो। फिर इन्हें ख्याल आया कि डब्बे के तमाम दरवाजे बंद हैं, गाड़ी चल रही है, ऐसे में से बाहर निकालना मुमकिन ना था। फिर वो कुछ सोचकर बोले, ऐसा करो टॉयलेट का दरवाजा खोल दो और इसे इसमें बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दो। मामू फुरकान की ये तजवीज़ अच्छी थी। तब अकबर ने अपने खानदान के लड़कों और दोस्तों को इस तरह खड़ा किया कि बिल्ला सीट के नीचे से निकले तो इसका रुख टॉयलेट की तरफ हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अकबर अपने साथियों की मदद से इस काले बिल्ले को टॉयलेट में घुसाने में कामयाब हो गया। बिल्ले के टॉयलेट में जाते ही अकबर ने इसका दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। इस बोगी में सारे अपने ही थे, इसलिए ये खतरा ना था कि कोई टॉयलेट का दरवाजा खोल देगा। बोगी के तमाम लोगों को बता दिया गया कि इस टॉयलेट में बिल्ला बंद है, लिहाजा दूसरा टॉयलेट इस्तेमाल करें। लड़कों का ख्याल था कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही इस बिल्ले को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन हुआ ये कि कई स्टेशन आए और चले गए, लेकिन इस बिल्ले को टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए कोई ना उठा। असल में बात यह थी कि रात अपनी सी जुल्फों को समेट रही थी। सुबह होने को थी। रात भर बारातियों ने उधम मचाया था। अब सब नींद की लपेट में थे और लिहाफों और कंबलों में दुबके नींद के मजे ले रहे थे।
सुबह के वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। राजदा की अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने राजदा को उठाया। फिर एक एक करके सारे बाराती जाग गए। अकबर को फौरन बिल्ले का ख्याल आया। वो अपनी बर से नीचे कूदा और टॉयलेट की तरफ चला। इसके साथ खानदान के एक दो लड़के भी हो गए। टॉयलेट का दरवाजा खोलने से पहले अकबर ने बोगी का दरवाजा खोला ताकि बिल्ला टॉयलेट से बाहर निकले तो सीधा दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर चला जाए। अकबर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। इसका ख्याल था कि दरवाजा खुलते ही वो काला बिल्ला फौरन बाहर आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तब अकबर ने टॉयलेट में झांक कर देखा, अंदर कोई ना था। टॉयलेट खाली पड़ा था। यार किधर गया? अकबर ने अपने चचाजाद भाई से मुखातिब होकर कहा। अब इसका चचाजाद भाई जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से हुर्राने की आवाज आई। वो काला बिल्ला टैंकी के ऊपर बैठा हुआ था। इसने वहां से छलांग लगाई और सीधा अकबर के कंधे पर सवार हो गया। इस काले बिल्ले में इतना वजन था कि अकबर खड़ा न रह सका और फौरन फर्श पर बैठ गया। तब बिल्ले ने खुले दरवाजे से छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। अकबर फौरन उठकर खड़ा हुआ और अपने कंधे सहलाने लगा। यार ये क्या चीज थी? इसने अपने चचाजाद भाई को मुखातिब किया। भाई वो चीज नहीं, बिल्ला था, बिल्ला। यार इतना वजनी बिल्ला। जब वो मेरे कंधे पर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 मन की बोरी मेरे कंधे पर लाद दी गई हो। इतना वजन था इसमें। चचाजाद भाई की आंखें हैरत से फैल गईं। बिल्ला था या कोई गधा? अल्लाह जाने क्या चीज थी। इतना वजनी बिल्ला मैंने कहीं नहीं देखा। वो गया किधर? इसके चचाजाद भाई ने दरवाजे से बाहर झांका, लेकिन दूर तक इसे कोई चीज नजर दिखाई ना दी। चल यार फुरकान मामू को चलकर बताते हैं, अकबर ने कहा और फिर वो बोगी का दरवाजा बंद करके मामू फुरकान की पार्टीशन की तरफ चले। फुरकान मामू जो खिड़की से बाहर गुजरते प्लेटफॉर्म को देख रहे थे, अकबर की आवाज सुनकर उन्होंने अपना रुख इधर फेरा और बोले, हाँ भाई अकबर, बिल्ले को आजाद कर दिया मामू। मुझे तो डर लग रहा है। वो बिल्ला जाने क्या चीज था। अकबर के लहजे में खौफ था। क्यों, क्या हुआ? मामू फुरकान ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मामू इस बिल्ले की जिसामत तो किसी कुत्ते से कम ना थी, लेकिन इसका वजन भी किसी गधे के बराबर था। मामू मेरे कंधे अब तक दुख रहे हैं। ये कहकर अकबर ने सारी तफसील बता दी। अच्छा। फुरकान मामू ने यह सुनकर एक गहरा सांस लिया और फिर बोले, जरा इधर आओ। अकबर इनके करीब चला गया। फुरकान मामू ने इसके कंधे को सूंघ कर देखा, फिर इसकी कमीज हटाकर कंधा देखा। इसके कंधे पर गर्दन के नीचे एक हल्का सा खराश का निशान था। अकबर तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है। एक बिल्ले में भला इतना वजन कैसे हो सकता है? असल में वो तुम्हारे ऊपर कूदा इस अंदाज से होगा कि तुम तवाजुन बरकरार ना रख सके। फुरकान मामू ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद इनके चेहरे पर फिक्र की लकीर गहरी होती जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि अकबर जिसकी शादी होने जा रही है किसी डर खौफ में मुब्तला हो जाए। अब वो अच्छी तरह समझ गए थे कि वो बिल्ला क्या शय था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो बगैर कोई नुकसान पहुंचाए इस बोगी से चला गया था, जबकि इन लड़कों ने इसकी जूतों से खूब पिटाई भी की थी, इसे एक जगह चैन से न बैठने दिया था। फुरकान मामू बड़े जादीदा आदमी थे, 60-62 साल के होंगे, लेकिन देखने में 50 से ज्यादा के ना लगते थे। खूब चाको चौबंद थे। फुरकान मामू जगत मामू थे, क्या छोटा और क्या बड़ा सब इन्हें मामू कहते थे। वो रोजे नमाज के पाबंद थे, कुछ अमलियात से भी वाकिफ थे, झाड़ फूंक भी कर लिया करते थे, लेकिन ये अमलियात, ये झाड़ फूंक सिर्फ खानदान तक महदूद था। कराची की एक पुररौनक मार्केट में इनकी कपड़े की दुकान थी। नेक नियत आदमी थे, इसलिए पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। हर शख्स के दुख सुख में काम आना इनकी जिंदगी का नस्बुलैन था, जिन्हों से इन्हें बचपन से दिलचस्पी थी। अलीगढ़ में जिस घर में इनका बचपन और जवानी गुजरी थी, इस घर में भी असर था। गर्मियों के दिन में जब वो खुली छत पर सोने के लिए लेटते तो कभी कभी इन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई साया सा इनके ऊपर से गुजर गया है। चांदनी रातों में खास तौर पर ऐसा होता है। इनका घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। घर वालों की रिहाइश ज्यादातर दूसरी मंजिल पर थी। नीचे वाला घर तकरीबन खाली पड़ा रहता था। कोई मेहमान वगैरह आ जाता तो आबाद होता। हाँ, गर्मियों के दिन में घर वाले दोपहर को नीचे वाले घर में आ जाते। एक सफेद दाढ़ी वाले आदमी को फुरकान मामू ने कई मरतबा देखा था। दोपहर को सोते सोते अचानक इनकी आंख खुल जाती तो वो शख्स इनकी पायंती पर बैठा नजर आता। वो कोई लंबा चौड़ा आदमी था। अंधेरे कमरे में वो साफ नजर आता। इसे देखकर मामू फुरकान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती थी। इनमें भागने या चीखने की हिम्मत ना रहती थी। वो आदमी हमेशा नीम गनुदगी की हालत में नजर आता था और वो उठकर फौरन खिड़की खोलते। रोशनी होते ही वहां कुछ ना होता। इस पुरस्कार आदमी ने इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस पुरस्कार आदमी के अलावा इस नीचे वाले घर में इन्हें छोटे छोटे आदमी भी नजर आते थे। वो रात को अपने वालिद या किसी मेहमान या अपने दोस्त को बैठक में बिठाने के लिए नीचे वाले घर में जाते तो कभी कभी इन्हें अंधेरे में वो बोने भी दिखाई देते, जो इन्हें देखकर इधर उधर छुप जाते। इन बोने आदमी को उन्होंने कई मरतबा जागती आंखों से देखा था। इन बोनों ने भी कभी इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया था। ये घर बहुत पुराना था। ये घर फुरकान मामू के दादा ने बनाया था। फुरकान मामू को अपने वालिद के बजाय अपने दादा से लगाव ज्यादा था। फुरकान मामू के दादा जिन्नात के बहुत से किस्से सुनाते थे। इन्हीं में एक किस्सा दादी का भी था। ये किस्सा इनकी शादी से पहले का था। हुआ यूं कि गर्मियों का जमाना था। दादी छत पर बने बाथरूम में नहा रही थी कि यकायक इनकी आंखों में अंधेरा सा छा गया। फिर जब आंखों का अंधेरा दूर हुआ तो उन्होंने अपने सर पर लाखों कबूतर उड़ते देखे। ये कबूतर इतनी तादाद में थे कि दोपहर होने के बावजूद सूरज इन उड़ते कबूतरों की ओट में छुप गया था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। इस मंजर की दहशत से दादी अपने होश गंवा बैठी। जब इन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अपनी चरपाई पर पाया और सामने इनकी वालदा बैठी थी। उन्होंने दादी को बताया कि जब तुम बहुत देर तक ऊपर से नीचे नहीं उतरी तो मुझे तशवीश हुई। ऊपर आई तो देखा तुम बेहोश पड़ी हो। अब तुम्हें होश आया। आखिर तुम्हें क्या हुआ था? मैंने तुम्हें 1000 मरतबा मना किया है कि ऊपर छत पर जाकर ना नहाया करो, और वो भी भरी दोपहर में, लेकिन तुम बाज ही नहीं आती। दादी ने अपनी वालदा को सारी तफसील बता दी कि उनके साथ क्या वाकया पेश आया।
चंद दिनों दादी ठीक रही। घर वालों ने भी इस वाक्य को बुला दिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक इनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने बैठे बैठे झूमना शुरू कर दिया। दादी के बाल बहुत लंबे और रेशम की तरह नरम थे। इनकी चोटी घुटनों से नीचे लहराती थी। उन्होंने बैठे बैठे जब झूमना शुरू किया तो इनकी चोटी बंधी हुई थी और वो सर की जुम्बश के साथ एक दायरे में घूम रही थी। फिर वो चोटी खुद ब खुद खुलना शुरू हुई। चंद मिनटों में इनके बाल बिल्कुल खुल गए और इनका चेहरा बालों से ढक गया, लेकिन झूमना अभी तक जारी था। बच्चे खौफजदा होकर कमरे से बाहर भाग गए थे। बड़ी बहन सुल्ताना कमरे में ठहरी रही। दादी की वालदा भी मौजूद थी। इस वक्त घर पर कोई मर्द नहीं था। अगर होता भी तो वो क्या करता। जब दादी को झूमते हुए काफी देर हो गई तो इनकी वालदा आगे बढ़ी और उन्होंने दादी के करीब बैठकर इन्हें अपने बाजू में लेना चाहा तो दादी ने इन्हें एक झटका देकर अलग कर दिया और बहुत गुस्से से बोली, क्या करती है, अलग हट, देखती नहीं है कि हम आए हुए हैं। ये दादी की आवाज ना थी, ये कोई मर्दाना आवाज थी। दादी की आवाज के साथ शक्ल भी बदल गई थी। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। दादी के मुंह से जो मर्दाना आवाज सुनी तो इनकी बहन सुल्ताना उठकर भाग गई। अब कमरे में दादी की वालदा रह गई थी। तू यहाँ क्या कर रही है, तू भी जा और इस वक्त तक अंदर ना आना जब तक हम यहाँ हैं, दादी ने गुस्से से कहा। दादी की वालदा ने दादी का नाम लेकर पुकारा, कलसूम। अपना नाम सुनकर दादी ने गर्दन घुमाकर अपनी वालदा को देखा। इनकी शक्ल देखकर वालदा को पसीना आ गया। वो दादी की शक्ल ना थी, वो ना जाने किस खबीस की शक्ल थी। दादी की वालदा को खौफजदा देखकर दादी ने एक खौफनाक कहका लगाया।